Because what is the difference between the foreign bonds and the euro bonds? फॉरेन बॉन्ड्स किस तरीके से इशू होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो अदर देन योर डोमेस्टिक कंट्री एग्जिस्ट कर रही हो, से फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की कोई कंपनी हो, वो पाकिस्तानी रुपी में बॉन्ड इशू करे और पाकिस्तान में ही सर्कुलेट हो, मींस कि इन्वेस्टर फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्ट करें उस बॉन्ड में, तो फिर वो फॉरेन बॉन्ड होगा. फॉरेन बॉन्ड इज अ बॉन्ड issued in a domestic market. Domestic market means Pakistan. Issued by a foreign entity, which is a company of a United States. In the domestic market currency means the Pakistani rupee as a means of raising capital. तो मतलब क्या हुआ कि एक फॉरेन कंपनी ने, फॉरेन एंटिटी ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट सीख किया फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंट्री, जो कि पाकिस्तान की कंट्री को डोमेस्टिक कंट्री कंसिडर कर रहे हो, और फिर डोमेस्टिक करेंसी में ही वो डिनोमिनेशन में वो बॉन्ड इशू हुआ, तो वो फॉरेन बॉन्ड होगा. जबकि यूरो बॉन्ड में क्या होता है कि यूरो बॉन्ड ऐसी कंपनी या ऐसी एंटिटी जो अदर देन द डोमेस्टिक एंटिटी हो और बिजनेस एंटिटी हो, मींस कंपनी ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स, उसने इशू किया हो, डिनोमिनेशन भी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी हो, कि वो डॉलर्स में हो, और इशू वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री, इन दिस एग्जांपल इट इज़ पाकिस्तान, वो इसमें इशू हो रहा हो, तो वो यूरो बॉन्ड होगा. तो डिफरेंस कहाँ पे आया कि दोनों बॉन्ड्स में आपकी जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, वो फॉरेन एंटिटी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स. उसके बाद आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है या वो कंट्री जहाँ पे वो इशू हो रहा है, वो पाकिस्तान हो गया, इधर भी पाकिस्तान हो गया. लेकिन डिफरेंस बेसिकली कहाँ पे आया कि फॉरेन बॉन्ड में डोमेस्टिक कंट्री की ही करेंसी यूज़ होती है, जबकि यूरो बॉन्ड में फॉरेन एंटिटी की कंपनी की करेंसी जो है वो यूज़ हो रही होती है. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, द फॉरेन बॉन्ड एंड द यूरो बॉन्ड. तो अब इन्वेस्टर यूरो बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे होंगे? पाकिस्तानी इन्वेस्टर अगर फॉरेन बॉन्ड में या यूरो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो क्यों कर रहा होगा? द बेसिक पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ कि फॉरेन बॉन्ड के केस में पाकिस्तानी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी एंटर हो जाती है जो अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री मूव कर रही है या बिहेव कर रही है, कि उसका जो बिजनेस साइकिल है वो सिर्फ आपकी कंट्री पे नहीं, अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री भी पे भी के इफ़ेक्ट्स भी एब्जॉर्ब कर रहा हो. तो इसका मतलब अगर पाकिस्तान में कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बुरे चल रहे हो, तो आपकी जो कंपनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के इफ़ेक्ट्स को कंसिडर करते हुए मे भी थोड़ा बेहतर मूव कर जाए या बिहेव कर रहे. इसी तरह यूरो बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा होगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में, पहले तो उसने एक फॉरेन एंटिटी को इन्वॉल्व किया अपने पोर्टफोलियो में, अब वो फॉरेन एंटिटी के साथ साथ फॉरेन करेंसी को भी इन्वॉल्व कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आपका पोर्टफोलियो अगर एक ही तरह की करेंसी में और डिफरेंट कंपनीज में होगा तो आपको बेनिफिशियल है कि आपने डिफरेंट करेंसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है. लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा बेटर शेप दें तो आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट कंपनीज के साथ साथ डिफरेंट करेंसीज में भी इन्वॉल्व हुआ हो, तो और ज़्यादा आपका रिस्क मिटिगेट होगा, और ज़्यादा आपने रिस्क को कवर कर लिया. तो इसलिए डिफरेंट इन्वेस्टर जो हैं वो इस ऑप्शन को कंसिडर करते हुए कि उनका डोमेस्टिक करेंसी के अलावा भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो वो यूरो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर करने के लिए फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. तो दिस इज़ द टू बॉन्ड्स जो कि आपके इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में बिहेव कर रहे होते हैं. अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हो और चाहे आपने इन्वेस्टमेंट सीख की हुई है. दोनों केसेस में आपको डिफरेंट टाइप के रिस्क को फेस करना पड़ता है. अब पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि
कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, आपके बॉन्ड का रिटर्न जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो किस तरीके से होता है कि से फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंट्री की करेंसी में आपने अपनी कंट्री में रहते हुए इन्वेस्टमेंट किए, और उस इन्वेस्टमेंट को जब आपने फॉरेन एक्सचेंज के साथ कन्वर्ट किया, तो फिर आपके इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज ने मिटिगेट कर दिया आपके बॉन्ड के रिटर्न को। तो फिर इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जो है वो बॉन्ड के रिटर्न पर इफेक्ट होता है। इसी तरह इन्फ्लेशन रिस्क किस तरीके से एंटर होता है कि अगर आपने बॉन्ड को परचेज किया एट अ सेट इंटरेस्ट रेट, मींस कि आपका बॉन्ड जो है वो इन्फ्लेशन रिस्क के साथ बिहेव नहीं कर रहा। से फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट रेट 5% पे परचेज किया आपने बॉन्ड को, तो अगर उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट 3% है तो आपके बॉन्ड का रिटर्न कितना हो जाएगा, 2% का। अब अगर इंटरेस्ट रेट फिक्स चल रहा है, 5% था, अब नेक्स्ट ईयर भी 5% है, जबकि इन्फ्लेशन रेट इस साल 3% था और नेक्स्ट ईयर 4% हो गया, तो रिटर्न आपका इस साल 2% था, 5 माइनस 3, और नेक्स्ट ईयर 5 माइनस 4 से 1% का रह जाएगा। इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट भी इफ़ेक्ट हो रहा होगा आपके बॉन्ड के रिटर्न को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। उसके अलावा करेंसी रिस्क किस तरीके से इफेक्ट होता है। लेट्स सपोज यू हैव परचेज्ड अ डॉलर, और अब अगर आपका पाक रुपी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रहा हो, तो फिर आपकी करेंसी रिस्क इफेक्ट करना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपने बॉन्ड को डॉलर बॉन्ड को आज परचेज किया, लेट्स सपोज $10 का बॉन्ड था और आपने 164.50 रुपी पर डॉलर जो है वो पे किए और आपने एक बॉन्ड को परचेज कर लिया। लेट्स से आफ्टर वीक और 10 डेज आपकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होती है अगेंस्ट डॉलर, और आपका रेट जो है वो 164.50 से डिक्रीज होकर 162.50 पर चला जाता है। मीन्स के 2 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। अब आपके डॉलर की अमाउंट जो कि आपने पहले 164.50 पर डॉलर के अकॉर्डिंगली पे की हुई है, अब जब आप उसको सेल करोगे तो वो रिड्यूस होकर 162.50 पर डॉलर के अगेंस्ट चार्ज हो जाएगी। तो ये आपका करेंसी रिस्क हो जाएगा। अगर इसी तरह आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो तो ऑफ कोर्स आपका बॉन्ड की जो प्राइस है इन योर ओन करेंसी और से डोमेस्टिक करेंसी, आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। पॉलिटिकल रिस्क, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस इन अ कंट्री, पॉलिटिकल इश्यूज जो भी आपकी कंट्री में प्रिवेल कर रहे होंगे वो आपके इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट पे भी ऑफ कोर्स इफेक्ट हो रहे होंगे। आपने जिस तरह का बॉन्ड जिस करेंसी का बॉन्ड परचेज किया हुआ है वो करेंसी और आपकी अपनी कंट्री के रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं, उनमें पॉलिटिकल जो है वो इश्यूज किस तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं, वो भी ऑफ कोर्स आपके इस इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट। जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जिस भी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को फोरसी कर रहा होता है, तो बेसिकली बिजनेसेस जो हैं वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट कैरी करते हैं या टोटल कैपिटल जिसको बोलते हैं कि वो कैरी करते हैं, तो वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है या किस तरीके से उन्होंने उसको टोटल किया होता है कि आपके इक्विटी और आपके डेट को दो तरह से वो कैपिटल को रेज करते हैं। अब जो आपका डेट है वो सिंपल, हम अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट में डिस्कस करें तो कोई भी लोन या जो हमने बैंक्स वगैरह से परचेज किया हो या बोरो किया हुआ होगा तो वो हमारा डेट हो जाएगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। और अगर उसके ऑपोजिट हमने कोई कैपिटल रेज किया है जो हमने हमारे इन्वेस्टर्स ने उसमें ऐड किया हो या फिर बीइंग एन ओनर ऑफ द बिजनेस हमने इन्वेस्ट किया हो, तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। अब जब हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे तो कंपनीज का जो पोर्टफोलियो या कैपिटल है वो डेट पे भी डिपेंड कर रहा है और आपकी इक्विटी पे भी डिपेंड कर रहा होगा। अब इक्विटी किस तरीके से रेज हो रही होती है,
अगर आप इंडिविजुअल कंसर्न या फिर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को डिस्कस करो तो इक्विटी जो है ओनर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी कहला रही होगी, ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट। वेयर एज आप अगर पब्लिक और प्राइवेट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करोगे तो फिर इक्विटी जो है वो इशुएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू रेज होती है। अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कंपनी अपने कंट्री के अलावा शेयर्स को फ्लोट करती है और सब शेयर्स उन अदर कंट्रीज के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर इनलिस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट जो है वो बिहेव करती है। इशुएंस ऑफ शेयर्स होता है मींस कि आप यूएसए की कोई कंपनी है जिसने आपके कंट्री यानी पाकिस्तान में शेयर्स को फ्लोट किया है, तो अब वो जो इशुएंस ऑफ शेयर्स हैं वो आपके कंट्री में अवेलेबल होंगे और आपके स्टॉक एक्सचेंज पर इनलिस्ट भी होंगे। मींस कराची स्टॉक एक्सचेंज या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पर इनलिस्ट होंगे। अब यूजुअली ये किया किस तरीके से जाता है कि फॉरेन करेंसी के फंड्स को रेज करने के लिए आप ऐसे करते हो, यानी बीइंग ए बिजनेसमैन आप यूएसए की कंपनी है तो वो अपने अदर देन द होम कंट्री वो इन्वेस्टमेंट फॉर सीक कर रही है, यानी वो चाह रही है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वो फॉरेन करेंसी फंड्स को वहाँ से मूव करवाना चाह रही होती है। This also enhance prestige of the company in global manner. It means कि आपकी कंपनी की ओवरऑल इम्पोर्टेंस या ओवरऑल जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यूएसए की कंपनी यूएसए में भी शेयर्स इशू कर रही हो और पाकिस्तान में भी इशू कर रही हो, इसी तरह वो जापान में कर रही हो, चाइना में कर रही हो, तो आप अगर कंपनी की रैंकिंग को चेक करना होगा तो हम कहेंगे कि एक कंपनी सिर्फ यूएसए में मूव कर रही है तो वो किस तरीके से बिहेव कर सकती है, और एक कंपनी जो इन डिफरेंट 4 और 5 कंट्रीज़ में मूव कर रही है तो उसका लेवल और स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह जब बीइंग एन इन्वेस्टर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो भी आप चेक करते हो कि एक कंपनी सिर्फ अगर अपने होम कंट्री में मूव कर रही है तो वो उस होम कंट्री के हर तरह के बिजनेस इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब करेगी, जबकि अगर एक कंपनी डिफरेंट कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने बिजनेस को कैरी कर रही है तो उन तमाम कंट्रीज़ का जो जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उन तमाम का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उस पर इफ़ेक्ट होगा, और इसका मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है क्योंकि डिफरेंट रोल्स उसमें प्ले हो रहे होंगे। इसी तरह समटाइम्स डोमेस्टिक मार्केट जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, यानी मे नॉट बी लार्ज एनफ टू एब्जॉर्ब अ लार्ज स्टॉक ऑफरिंग्स। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जितनी इन्वेस्टमेंट चाह रही है वो हो सकता है आपकी डोमेस्टिक मार्केट जो है उतनी इन्वेस्टमेंट ना प्रोवाइड कर सक रही हो, तो भी इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व होते हुए आप अदर कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट को सीख करते हो सो दैट कि वो हेल्प आउट हो सके और आपका जो स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबल इक्विटी कलेक्शन है वो इनलार्ज हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें रिसीव कर सको। इंटरनेशनल मनी मार्केट का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल मनी मार्केट जो है बेसिकली हाईली लिक्विड मार्केट होती है। मींस बहुत क्विकली उसमें सेल और परचेज के इवेंट्स जो है वो अकर हो रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जो डील होते हैं इंटरनेशनल मनी मार्केट में। डिफरेंट करेंसीज यूज़ हो रही होती हैं और टी बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, कमर्शियल पेपर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि नॉर्मली इंटरनेशनल मनी मार्केट में डील हो रहे होते हैं। अब मनी मार्केट जो है वो बेसिकली सेफेस्ट फाइनेंशियल मार्केट होती है कि वो अवॉइड करा सके किसी भी तरह की करेंसी ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह के रिस्क को। मीन्स आपने कोई भी करेंसी ट्रांजेक्शन करनी हो तो आपकी जो मनी मार्केट है वो उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करती है और दूसरा फैसिलिटेट करती है कि वो मिनिमम रिस्क के साथ कैरी हो सके। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट्स में वो यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होते हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है कि आपको एट द स्पॉट कई ट्रांजेक्शन्स में एंटर होने का चांस मिल जाता है और फिर फ़ौरन से आप जिस भी ट्रांजेक्शन को अपने लिए
बेनिफिशियल ना समझते हो, आप उन ट्रांजेक्शन से एग्जिट भी ले सकते हो. सो देयरफॉर दे आर कॉमनली नोन एज कैश इन्वेस्टमेंट्स, कि आपने फ़ौरन से एक इन्वेस्टमेंट की और उसको थोड़े ही टाइम में रिवर्ट बैक किया और उस इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट करा लिया. तो इसका मतलब कि आपका फ़ंड कहीं पे भी लॉक नहीं होता और आपको वो फुल टाइम पे अवेलेबल होता है. ये इंटरनेशनल मनी मार्केट है वो बेसिकली जैसे हमने ऑलरेडी अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ब्रेटन वुड्स का एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट्स में या इंटरनेशनल एक्सचेंज में वर्क करते हैं. तो उस ब्रेटन वुड्स का जो कॉन्सेप्ट था, जब उसकी एंडिंग हुई तब इंटरनेशनल मनी मार्केट का जो है वो स्टार्ट हुआ था. मींस गो बैक इन 1970s और अर्ली 71, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट जो है वो फॉर्म्ड हुई थी. और फिर उस टाइम पे ब्रिटेन वुड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिमोलिश होना शुरू हुआ था. मनी मार्केट जो है वो बेसिकली सेगमेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट का, जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बहुत क्विकली चेंज कर सकते हो अपनी शेप को, वो डील हो सकते हैं. अगर क्लियर वर्ड्स में कहें तो हाईली लिक्विड विद शॉर्ट मेच्योरिटीज़, वो वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल मनी मार्केट या फिर मनी मार्केट में डील हो रहे होते हैं. उन इन इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब भी आपकी ट्रांजेक्शन जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हो, बेसिकली आप अपने फंड्स को बेटर तरीके से पार्क कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल आज आपका बिजनेस कह रहा है कि आपके पास 1 बिलियन जो है वो एक्सेस में है, तो आप इंटरनेशनल मनी मार्केट में उसको इन्वेस्ट करें. 2 दिनों में आपके बिजनेस को किसी भी रीज़न की वजह से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस 1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को फ़ौरन एग्जीक्यूट करें, ख़त्म करें और 1 मिलियन वापस ले लें, सो दैट आप अपनी जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें. तो आपको जो इंटरनेशनल मनी मार्केट है वो इस तरह से ऑन शॉर्ट नोटिस आपके सरप्लस फंड्स को प्लेस भी कर देती है, और जैसे ही आपको रिक्वायर्ड होता है उसी टाइम पे आपका फंड्स रीजनरेट भी करती है ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल कर सकें. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स थी जो हमने इंटरनेशनल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए. जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हों, प्लीज़ ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह ताला हम उन क्वेरीज़ को हैंडल करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेंगे. थैंक यू.